Dear students, in our last lecture, we have seen our poem Song of the Open Road. We have seen the complete poem. Today, we will see the figure of speech used in this poem. Student, you know that we have various kind of question on figure of speech. For example, identify and explain the figure of speech in the given lines. Sometime you have given the lines there and you have to identify the figure of speech in the given lines. Okay, let us see the first example or line from the poem. The first example is the long brown path before me, leading wherever I choose. In this line, the figure of speech used is alliteration. And student, all of you know that what is the identity of alliteration? When there is a use of or repetition of consonant sound. When there is a repetition of consonant sound at the beginning of a word is called alliteration. तो क्या होता है, जो consonant sound वाले लेटर होते हैं या फिर consonant sound होता है वो किसी भी वर्ड के शुरू में या शुरुआत में रिपीट होता है, तब होने वाला फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो अल्ट्रेशन होता है. जैसे इस लाइन में क्या हुआ है, तो हमें क्या करना होता है, दी हुई लाइन में का जो फिगर ऑफ स्पीच है उसे आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है, आंसर में उसका नाम लिखना होता है और उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है. इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे लिए 2 मार्क्स के लिए होता है. ठीक है, आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क्स और एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क्स. तो यहाँ पे हमने पहचाना कि ये फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में अल्ट्रेशन. तो इसका एक्सप्लेनेशन, द साउंड ऑफ द लेटर एल इज रिपीटेड प्लीजिंगली. हियर द साउंड ऑफ द लेटर एल इज रिपीटेड प्लीजिंगली. जैसे लॉन्ग में एल दिखता है और लीडिंग में एल दिखता है. सो द फिगर ऑफ स्पीच इज अल्ट्रेशन. लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल. henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. The figure of speech used in this line is repetition. It is very simple to identify because in this figure of speech same word is repeated. For example, here good fortune, the word good fortune is repeated. The explanation, here word good fortune is repeated for poetic effect. And students, I always tell you that about the explanation. Once you recited the line of explanation, then you don't need to look for them. एक बार अगर आपने पाठ कर लिया उसको, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशंस की लाइन होती है सेम होती है, एक बार पाठ कर लो. सिर्फ आपको क्या चेंज करने की गरज है, कुछ आने वाले वर्ड. जैसे अल्ट्रेशन में आपने पाठ मतलब कर लिया, द साउंड ऑफ द लेटर इज़ रिपीटेड प्लीजिंगली. यहाँ पे एल है, कहीं पे एस होगा, कहीं पे सी होगा, बस वो चेंज करने की ज़रूरत रहती है. रिपीटेशन में भी हियर वर्ड गुड फॉर्चून इज़ रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. जो भी वर्ड रिपीट हुआ है वो चेंज करने की ज़रूरत होती है. तो इस तरह से आपको ये फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन करने हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल. आई कैरी देम मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो. In this line, the word carry them is repeated. So the figure of speech is repetition. Here the word carry them is repeated for poetic effect. Next, number 4th. Still here I carry my old delicious burdens. Still here I carry my old delicious burdens. The figure of speech used in this line is paradox. Why it is paradox? Because it is an absurd statement. Because burdens cannot be delicious. Both words are opposites. Delicious, burdens. Delicious means sweet and burdens means somehow which create tension.
है ना, जो हमें बर्डन्स मतलब जो टेंशन देता है, लेकिन डिलीशियस मीन्स स्वीट। तो बोथ ऑफ दिस वर्ड्स आर अपोजिट वर्ड्स विच पोएट यूज टुगेदर। जब हम उनके तरफ देखते हैं कि डिलीशियस बर्डन, हमें जो एक फीलिंग हमारे मन में आती है वो एब्सर्डिटी की फीलिंग आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बर्डन्स डिलीशियस हो सकते हैं क्या। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जब आपके सामने आएगा तो समझ जाना उसमें पैराडॉक्स है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो जो है पैराडॉक्स और एंटीथेसिस में कंफ्यूज्ड होते हैं। तो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट इस तरह का होता है कि लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, जैसे डिलीशियस बर्डन कभी डिलीशियस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन जो पोएट है पोएटिक इफेक्ट के लिए ऐसे जो वर्ड्स है अपोजिट वर्ड्स यूज़ करता है, तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो पैराडॉक्स होता है। तो इट इज़ एन एब्सर्ड स्टेटमेंट बिकॉज बर्डन्स कैनॉट बी डिलीशियस हियर, डिलीशियस एंड बर्डन्स एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग। ठीक, बर्डन कभी डिलीशियस नहीं हो सकते, यहाँ पे जो बर्डन है और डिलीशियस है ये अपोजिट मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं। सो द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज पैराडॉक्स। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम द पोएम। एग्जांपल नंबर 5th। देन विथ इंडोर कंप्लेंट्स libraries careless criticism। Okay, the figure of speech used here is tautology। तो ये tautology कब होता है, चलो देखते हैं। when the poet uses two different words having the same meaning, two different words having the same meaning, this kind of figurative used is called tautology। In this line, complaints and querulous, both the words have the same meaning। complaint and querulous express same meaning। तो दोनों का भी मीनिंग एक ही है। हमने जब पोएम देखी थी तो हमने देखा था कंप्लेंट मतलब तकरार करना, और क्यूरल्स का भी मीनिंग वही दिया हुआ है, आप ग्लोसरी में भी देख सकते हो। तो ऐसा मतलब नीडलेस रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग, एक ही मीनिंग के दो जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, एक्चुअली वो नीडलेस होता है उसका जो कि जो भी इस्तेमाल किया है ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पोएट यूज़ करता है। तो ऐसे फिगरेटिव यूज़ को टॉटोलॉजी कहा जाता है, जैसे इस लाइन में है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये लाइन कंप्लेंट्स और क्यूरलस, ये जो वर्ड है यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए यहाँ पे आने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है टॉटोलॉजी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लाइन में एक और भी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, जैसे आप प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पे क्यूरलस और क्रिटिसिज्म, हाँ इन दो वर्ड की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे कंप्लेंट्स और क्यूरलस लिया तो टॉटोलॉजी, लेकिन क्यूरलस क्रिटिसिज्म में कौन सा है, तो यहाँ पे आपको देख रहा है कि हम जब प्रोनाउंस करते हैं इन वर्ड को क्यूरलस को तो के आता है, क्रिटिसिज्म को भी प्रोनाउंस करते हैं तो के आता है। तो यहाँ पे के ए साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एल्ट्रेशन भी है, क्योंकि कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होना जरूरी नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना जरूरी है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है क्यूरलस में और क्रिटिसिज्म में, तो ये भी ध्यान में रखना, इसमें अल्ट्रेशन भी है। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि ऐसी लाइन्स अगर आती है कि जिसमें एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच होते हैं तो आपको क्या करना है ऐसे टाइम में आपको, कि अगर ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच है तो आंसर में वो आपको अगर एक है तो एक, और दो है एक ही लाइन में फिगर ऑफ स्पीच तो दोनों भी लिख देने हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना आप लोगों ने। तो यहाँ पे कंप्लेंट्स और क्यूरलस के हिसाब से टॉटोलॉजी है और क्यूरलस क्रिटिसिज्म में अल्ट्रेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। सो द फिगर ऑफ स्पीच used here is metaphor। why? because old sweet memories are indirectly compared to something delicious। यहाँ पे जो old delicious memory है उनका indirectly comparison किया हुआ है delicious से, कुछ तो भी। जैसे delicious क्या होता है, जो भी जितने भी हम देखते हैं स्वीट्स होते हैं सारे delicious होते हैं, है ना, हाँ आइसक्रीम डिलीशियस होती है, ऐसे
किस तो भी डिलीशियस चीज़ के साथ यहाँ पे जो ओल्ड स्वीट मेमोरीज है उनका कंपैरिजन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेटाफर भी है। ठीक है, तो मेटाफर क्या होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट किया हुआ कंपैरिजन दो घटकों के बीच, तब मेटाफर होता है। तो इसी लाइन में हमने पहले क्या देखा था, ओल्ड डिलीशियस जो देखा था हमने, क्या देखा था डिलीशियस बर्डन्स में, कि इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच जो है ओल्ड डिलीशियस में पैराडॉक्स, ठीक ना, हाँ डिलीशियस बर्डन पैराडॉक्स है, वो भी देखा था, और इसमें मेटाफर भी आ रहा है। तो ऐसी जो लाइन्स है आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। तो यहाँ पे क्या क्या है, क्लाइमैक्स है। कब होता है क्लाइमैक्स, when words are arranged in their ascending order of importance, ascending order of importance। तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से जो असेंडिंग ऑर्डर में दिए होते हैं, तो दो ऑर्डर होते हैं डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जैसे जो इम्पोर्टेंस कम इम्पोर्टेंस वाला पहले, फिर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला, फिर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला, इस हिसाब से अगर वर्ड्स लाइन में रखे जाते हैं तब होने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो क्लाइमैक्स होता है। तो यहाँ पे इस लाइन में जो है वो क्लाइमैक्स है। जैसे आई विम्पर नो मोर, फिर पोस्टपोन नो मोर, फिर नीड नथिंग, ऐसे वर्ड यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है क्लाइमैक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। स्टूडेंट्स, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज इन्वर्शन। इन्वर्शन मीन्स चेंज ऑफ द वर्ड। तो जो लाइन होती है उसमें क्या होता है, जो शब्द होते हैं उनकी जो एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए सेंटेंस में, वो चेंज होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इसको इन्वर्शन तो है यहाँ पे, हमें क्या करना होता है, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वर्ड्स आर नॉट इन अ करेक्ट प्रोज ऑर्डर, की जो लाइन है यहाँ पे दी हुई उसमें जो वर्ड्स है वो करेक्ट प्रोज ऑर्डर में नहीं है, मतलब उनका जो सीक्वेंस होना चाहिए ग्रामेटिकल हिसाब से वो करेक्ट नहीं है। तो हमें ये भी बताना होता है एक्सप्लेनेशन में, पूरी लाइन में जो है आपको ऐसी की ऐसी पार्ट करनी पड़ेंगी। द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज आई ट्रैवल द ओपन रोड, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट। तो आपको बताना होता है कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इन्वर्शन है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है इस लाइन में वो करेक्ट प्रोज ऑर्डर में नहीं है, और उनकी प्रोज ऑर्डर, कौन सी प्रोज ऑर्डर करेक्ट है, किस तरह से वो होने चाहिए, वो भी आपको करेक्ट करके लिखना पड़ता है। तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमें पता है ग्रामेटिकल पैटर्न में टेंस के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आप लाइन देखोगे यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, पहले वर्ड आए स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, फिर है सब्जेक्ट आए, फिर है ट्रैवल वर्ब, है ना। तो हमें पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब लेना है, फिर जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स है या फिर ऑब्जेक्ट हो हमें लाइन के पीछे लिखना है। जैसे यहाँ पे इन्वर्शन इसलिए है, ठीक है। जैसे हमने लिखा द वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज आई ट्रैवल द ओपन रोड, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, ऐसा करेक्ट करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ऐसा फिगरेटिव यूज्ड जो होता है उसको इन्वर्शन कहते हैं। जो है शब्द जो है अपनी जगह वहाँ पे बदली हुई होते हैं, हमें करेक्टली ग्रामेटिकल पैटर्न में बस उन्हें लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। यहाँ पे भी इन्वर्शन है। तो अब आपके समझ में आया होगा कि हम इसे करेक्ट कैसे लिख सकते हैं। पहले तो एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा, सेम एक्सप्लेनेशन। द वर्ड्स आर नॉट इन अ करेक्ट प्रोज ऑर्डर, द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज, क्या है करेक्ट प्रोज ऑर्डर, आई टेक टू द ओपन रोड अ फुट एंड लाइट हार्टेड। पहले सब्जेक्ट लिया हमने आई, फिर वर्ब टेक, बाकी टू द ओपन रोड, और जो पहले आए थे वर्ड्स वो लास्ट में। तो करेक्ट करके लिखा हमने आई टेक टू द ओपन रोड अ फुट एंड लाइट हार्टेड। तो इस तरह से इन्वर्शन के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज एंड केयरलेस क्रिटिसिज्म। यहाँ पे भी क्लाइमैक्स है, ठीक है। तो क्लाइमैक्स क्या है, आइडियाज़ आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, हमने पहले भी देखा।
ठीक। तो यहाँ पे भी क्लाइमैक्स भी है और बाकी भी ध्यान में रखना है आपको। जैसे हमने देखे थे कम्प्लेक्स एंड क्यूरलस के हिसाब से यहाँ पे क्या है, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स यूज़ किए हैं, टॉटोलॉजी है। और क्यूरलस क्रिटिसिज्म में अल्ट्रेशन है। और पूरे वर्ड्स अगर हम देखते हैं, डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, फिर कॉमा है, फिर लाइब्रेरीज है, फिर क्यूरलस क्रिटिसिज्म है, ये वर्ड्स जो रखे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए यहाँ पे क्लाइमैक्स भी है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम दिस पोएम, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। टाइटल है, ठीक है ना। तो टाइटल में जो है वो पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। क्यों? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज शोन सिंगिंग। यहाँ पे जो रोड है एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है यह, और टाइटल में कैसे दिखाया है, उस सिंगिंग करते हुए हमें दिखाया हुआ है। जब भी कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके जैसे एक्शन करते हुए दिखाया जाता है तो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इसलिए वैसे टाइटल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन बाकी जो लाइनें हमने देखी है वो फिगर ऑफ स्पीच के लिए इम्पोर्टेंट लाइन्स है, आपको मतलब 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गए फिगर ऑफ स्पीचेस सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के। तो आज हम यहाँ पे ही रुकते हैं।